हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अगेन। मैं हूँ सीए प्रियंका कुशवाहा और आज मैं आपके लिए वीडियो लेके आई हूँ इनकम टैक्स रिटर्न पे। रिक्वेस्ट आ रही थी मेरे पास कि एक इनकम टैक्स रिटर्न पे भी वीडियो बनाई जाए, इनकम टैक्स रिटर्न के बारे में बताया जाए। तो आज मैं ये वीडियो लेके आई हूँ आपके सामने। आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में इनकम टैक्स रिटर्न के बारे में। क्या है इनकम टैक्स रिटर्न, कब आपको फाइल करनी होती है, किन चीज़ों को आपको चेक करना पड़ता है, ये देखने के लिए कि किन केसेस में आपको रिटर्न फाइल करनी होगी और कब आपको रिटर्न फाइल नहीं करनी है। तो इस वीडियो में हम ये सब डिस्कस करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस की गई हैं, तो इस वीडियो के एंड तक आप बने रहिएगा। इस वीडियो को सुनिए, इस वीडियो को ध्यान से, जो भी इस वीडियो में पॉइंट्स बताए गए हैं उन सबको नोट कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। इनकम टैक्स रिटर्न। इनकम टैक्स रिटर्न जैसे कि नाम से पता चल रहा है, ये वो रिटर्न है, ये वो फॉर्म है जिसमें आप अपनी इनकम और टैक्स का ब्यौरा सबमिट करते हो गवर्नमेंट को। इनकम टैक्स अथॉरिटी ने कुछ फॉर्म्स स्पेसिफाई किए हुए हैं आप लोगों के लिए, जिन फॉर्म्स में आप अपने साल में पिछले साल जो भी आपने इनकम कमाई है, जो भी आपने कमाया है उसका ब्यौरा, उसकी डिटेल आप सबमिट करते हो इनकम टैक्स अथॉरिटी को। आपने जो भी टैक्स पेमेंट्स की है या फिर आपका जो भी टैक्स डिडक्ट हुआ है, उन सब की डिटेल आप इस फॉर्म में सबमिट करते हो। अब कौन सा फॉर्म आपके केस में एप्लीकेबल होगा? आप इनकम टैक्स अथॉरिटी ने कुछ फॉर्म स्पेसिफाई किए हैं और वो अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग तरह के फॉर्म एप्लीकेबल होते हैं। अगर आप हो एक सैलरीड पर्सन और आप सैलरी इनकम अर्न करते हो तो आपके लिए अलग फॉर्म होगा। अगर आप करते हो बिजनेस तो आपके लिए अलग फॉर्म होगा। हर पर्सन के लिए अलग फॉर्म है, हर कैटेगरी के लिए अलग फॉर्म है और उस फॉर्म की एप्लीकेबिलिटी भी इस वीडियो में मैंने डिस्कस की है। तो फ्रेंड्स, ऐसे कुछ केसेस होते हैं जहां पर आप हो सकता है आपके लिए रिक्वायरमेंट ना हो, आपके लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी ना हो, लेकिन उन केसेस में भी आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी होती है। कौन से होते हैं ये केसेस? आप वीडियो को एंड तक देखिए। उस वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगी ऐसे केसेस, आपसे डिस्कस करूंगी ऐसे केसेस जिन केसेस में आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी चाहिए, क्योंकि वो आपके लिए लाभदायक होगा। तो अब पता चल चुका है इनकम टैक्स रिटर्न क्या है। अब चलते हैं आगे और जानते हैं इनकम टैक्स रिटर्न को डिटेल में। किसे फाइल करनी होती है इनकम टैक्स रिटर्न? किसे फाइल करनी होती है ये जानने के लिए आप रेफर करोगे सेक्शन 139 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। आप जो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हो वो उसकी रिक्वायरमेंट और उसका फॉर्म और उसके बारे में सब कुछ आपका आता है इनकम टैक्स एक्ट से। ये लॉ है जहां से सारी रिक्वायरमेंट निकल के आती है और इस लॉ के एक सेक्शन नंबर 139 में बताया गया है कि किन केसेस में और किस किस को रिटर्न फाइल करने की जरूरत है। अगर मैं इंडिविजुअल की बात करूं तो इंडिविजुअल को एक बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट का फायदा दिया जाता है। अगर उसकी ग्रॉस टोटल इनकम उस बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से ज्यादा है तभी उसको टैक्स रिटर्न फाइल करने की जरूरत होती है। अब ये दो टर्म्स आपको अभी बिल्कुल नहीं समझ आ रही होगी, इसीलिए मैंने ये टर्म्स हाईलाइट की है, बोल्ड की है, सो दैट आगे मैं इन टर्म्स को आपको समझा पाऊं और आप इन टर्म्स को अच्छे से समझ लीजिएगा, क्योंकि आप इन दोनों टर्म्स को चेक करते हो जब भी आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते जाते हो। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टर्म्स है आपके लिए समझना। तो चलिए इन दोनों टर्म्स को समझ लेते हैं। ग्रॉस टोटल इनकम। ग्रॉस टोटल इनकम, ये नाम से आपको पता चल रहा है कि आपकी इनकम की बात कर रहे हैं। तो एक साल में आप जो भी कमाते हैं उनका टोटल, ये वो है आपका ग्रॉस टोटल इनकम। जो भी आपने कमाया, आप अगर एक बिजनेसमैन हो तो आप अपना खर्चा माइनस कर लोगे, उसके बाद आपका जो भी प्रॉफिट आया वो हो गया आपका ग्रॉस टोटल इनकम। लेकिन अगर आप एक सैलरीड पर्सन हो, आप सैलरी इनकम अर्न करते हो, आप तनख्वाह लेते हो किसी एम्प्लॉयर से, तो आप ग्रॉस टोटल इनकम की कंपटीशन करोगे कुछ इस तरह से। मैंने यहाँ एक एग्जाम्पल लिया है जिसमें एम्प्लॉय की बेसिक सैलरी है 4 लाख, उसको एचआरए और एलटीए का बेनिफिट मिलता है। एचआरए मतलब हाउस रेंट अलाउंस, जो अगर आप रेंट पे कर रहे हो तो आप उस रेंट की डिडक्शन क्लेम कर सकते हो एज पर सेक्शन 10 सबसेक्शन 13A ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट।
ऐसे ही लीव ट्रैवल अलाउंस भी मिलता है इस एम्प्लॉय को। लीव ट्रैवल अलाउंस भी आप रिडक्शन ले सकते हो, और सेक्शन 10 सब सेक्शन 5 उस सेक्शन में जाके आप अपनी लीव ट्रैवल अलाउंस की जो भी आपकी डिडक्शन है वो क्लेम कर सकते हो। इन दोनों डिडक्शन को जो मेरी सैलरी से रिलेट करती है उन दोनों को मैंने किया यहाँ माइनस। मेरे पास एक अमाउंट आया 2,35,000 का। 2,35,000 ये ही है आपकी क्रॉस टोटल इनकम, यही अमाउंट है जो आप चेक करते हो अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग की रिक्वायरमेंट जानने के लिए। तो इसमें एक और इम्पॉर्टेंट बात आप नोट कर लीजिएगा कि इस 2,35,000 में से आप अपनी टैक्स सेविंग डिडक्शंस माइनस नहीं करोगे। टैक्स सेविंग डिडक्शंस क्या है? टैक्स सेविंग डिडक्शंस वो डिडक्शंस हैं जो आप अपना टैक्स बचाने के लिए एज पर इनकम टैक्स एक्ट अपनी सेविंग्स इकट्ठी करते हो, आप इन्वेस्ट करते हो। लाइक आपका LIC का प्रीमियम, आपका मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम, म्यूचुअल फंड की इन्वेस्टमेंट, NPS, ये सारी वो चीजें हैं जिनकी डिडक्शन इनकम टैक्स आपको अलाउ करता है अगर आप इन सब में अपनी सैलरी को करते हो इन्वेस्ट, अपनी इनकम को करते हो इन्वेस्ट। लेकिन जब भी आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल करने की रिक्वायरमेंट चेक करोगे कि मुझे इस साल में इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी है या नहीं करनी है, तो आप उन सारी इन्वेस्टमेंट को इस क्रॉस टोटल इनकम से माइनस करने के बाद नहीं देखोगे। मतलब मेरे पास जो उन इन्वेस्टमेंट को माइनस करने से पहले जो अमाउंट आता है वही आप चेक करोगे, ये चेक करने के लिए क्या मुझे इनकम टैक्स रिटर्न इस साल में फाइल करनी है या नहीं। तो जो भी आपकी टैक्स सेविंग डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A ऑफ इनकम टैक्स एक्ट आती है, आप उसे कोई भी माइनस नहीं करोगे। ग्रॉस टोटल इनकम उससे पहले की देखी जाती है, और ग्रॉस टोटल इनकम को आप देखोगे क्या आपका ये अमाउंट बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट को क्रॉस कर रहा है या नहीं, क्योंकि बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट ही तय करेगी क्या इस साल में आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए लायबल हो या नहीं। तो चलिए देख लेते हैं बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट क्या है। बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट वो लिमिट है जो एक अमाउंट पे लिमिट फिक्स करता है। ये वो अमाउंट की लिमिट है जिस अमाउंट से ऊपर ही आपको टैक्स पे करने की जरूरत है। अगर आपकी इनकम उस अमाउंट से नीचे है तो आपको टैक्स पे करने की जरूरत नहीं होती। अगर उस बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट मतलब उस अमाउंट से नीचे अगर आपकी इनकम है तो आप कंप्लीटली एग्जेम्प्ट हो, आपको टैक्स पे नहीं करना है कोई भी। अगर मैं एग्जांपल ले लूं फाइनेंशियल ईयर 2019-20 या फिर मैं कह दूं असेसमेंट ईयर 2020-21, तो इस साल के लिए बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट थी आपकी 2.5 लाख रुपए, 2,50,000। बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट मतलब 2.5 लाख से नीचे अगर मेरी इस साल की इनकम है तो मुझे कोई टैक्स पे नहीं करना है, ना ही मुझे रिटर्न फाइल करने की जरूरत है अगर मेरी क्रॉस टोटल इनकम 2.5 लाख या 2.5 लाख से कम है। लेकिन अगर मेरी क्रॉस टोटल इनकम 2.5 लाख से ऊपर है तो मुझे टैक्स भी पे करना होगा एप्लीकेबल रेट्स पे, और मुझे इनकम टैक्स रिटर्न भी फाइल करनी होगी, भले ही मेरी इनकम, मेरी टैक्सेबल इनकम मेरी टैक्स सेविंग डिडक्शन के बाद इससे कम ही क्यों ना हो। असेसमेंट ईयर क्या है ये भी आपको शायद क्लियर ना हुआ हो, इसे मैं आपको आगे वाली स्लाइड में बताऊंगी। तो आपको बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट पता चल गया होगा। बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट आप चेक करोगे, अगर आपकी ग्रॉस टोटल इनकम इस बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से ऊपर है तो ही आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए लायबल हो, आपके लिए मैंडेटरी है ITR फाइल करना। अगर आपकी ग्रॉस टोटल इनकम 2.5 लाख से कम है तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न मैंडेटरीली फाइल करने की जरूरत नहीं है। तो आपको अब ये समझ आ गया है कि आपको कब रिटर्न फाइल मैंडेटरी बेसिस पे करनी है और कब नहीं करनी। तो ये केस आपके लिए एप्लीकेबल है जब आप एक इंडिविजुअल हो,
इंडिविजुअल मतलब आप कोई कंपनी, पार्टनरशिप फर्म या फिर लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप नहीं हो। अगर आप एक कंपनी, पार्टनरशिप फर्म या एलएलपी हो तो आपको इस थ्रेशोल्ड लिमिट, इस बेसिक एग्जम्पशन लिमिट का कोई फायदा नहीं मिलेगा, क्योंकि इन लोगों को 1 रुपए की इनकम पे भी, 1 रुपए के प्रॉफिट पे भी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी होती है। इवन लॉसेस में भी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी होती है। एओपी या फिर बीओआई मतलब एसोसिएशन ऑफ पर्सन या फिर बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स हो आप, तो भी आपको बेसिक एग्जम्पशन लिमिट का फायदा मिलेगा। तो चलिए, ये पॉइंट तो क्लियर हो गया कि कब आपको रिटर्न फाइल करनी है, कब आप लायबल हो और कब आपको रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं है। तो चलते हैं आगे। असेसमेंट ईयर, मैंने आपको बेसिक एग्जम्पशन लिमिट के बारे में बताते हुए 1 साल की बात की थी, जो कि था असेसमेंट ईयर। तो क्या है ये असेसमेंट ईयर? असेसमेंट ईयर आपका वो साल होता है जो प्रीवियस ईयर के बाद आता है। अब ये प्रीवियस ईयर क्या है? असेसमेंट ईयर तो अभी तक समझ नहीं आया था, प्रीवियस ईयर भी आ गया। अब ये प्रीवियस ईयर क्या चीज है? प्रीवियस ईयर वो साल है आपका जो स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से और खत्म होता है 31 मार्च पे। आप जो फाइनेंशियल ईयर की बात करते हो, फाइनेंशियल ईयर ही आपका प्रीवियस ईयर होता है। अगर मैं साल 2019-20 की बात करूं तो इसका प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर क्या होगा? इसका प्रीवियस ईयर स्टार्ट होगा अप्रैल 1, 2019 से लेके 31 मार्च 2020 प्रीवियस, और इसका असेसमेंट ईयर होगा 2020-21, प्रीवियस ईयर होगा 2019-20। तो असेसमेंट ईयर जस्ट आपका फाइनेंशियल ईयर के बाद वाला साल होता है। असेसमेंट ईयर आप क्यों रेफर करते हो, क्यों आप, क्या रेलेवेंस है इसका? रेलेवेंस ये है कि मैं अपने प्रीवियस ईयर में जो भी कमाती हूँ, जो मैं इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करती हूँ, वो मेरी प्रीवियस ईयर की इनकम के रिगार्डिंग फाइल होती है। उसमें जो इन्फॉर्मेशन जाती है वो मेरी प्रीवियस ईयर में कमाई गई हुई इनकम की जाती है। अब मेरा कोई साल जो 31 मार्च को खत्म हो रहा है, तो 31 मार्च को ही तो मैं इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं कर दूंगी। ऑब्वियसली उसकी टैक्स रिटर्न कुछ टाइम तो मुझे दिया जाएगा कि आपको, आपका साल आज खत्म हुआ और अब आपके पास इतना टाइम है, आप अपनी टैक्स रिटर्न अब फाइल कर दो। तो जो मुझे टाइम दिया जाएगा, क्योंकि मेरा 31 मार्च तो खत्म हो गया, तो मेरा वो साल तो खत्म हो गया, प्रीवियस ईयर तो खत्म हो गया। तो जो मुझे टाइम दिया जा रहा है आगे का, वो मेरा आगे वाले साल में फॉल करेगा, वो डेट आगे वाले साल में फॉल करेगी। इसलिए आगे वाला जो साल होता है उसे हम कहते हैं असेसमेंट ईयर। वो साल जिसमें मेरी प्रीवियस ईयर की इनकम होगी असेस, उसको किया जाएगा असेस। क्लियर? तो आप जब भी अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की रिक्वायरमेंट चेक करते हो, तो आप अपने प्रीवियस ईयर की इनकम चेक करते हो कि कितना अमाउंट था, क्या थी मेरी ग्रॉस टोटल इनकम, क्या थी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट उस साल की। तब आप डिसाइड करते हो आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी है या नहीं करनी। चलिए अब देख लेते हैं ड्यू डेट। वो डेट जो मेरे असेसमेंट ईयर, जो मेरे अगले साल में फॉल करती है, एक डेट मुझे दे दी जाती है जब तक मुझे अपने प्रीवियस ईयर की इनकम से रिलेटेड आईटीआर, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी है। ये ड्यू डेट भी आपकी सेक्शन 139 में है। अगर आप एक इंडिविजुअल हो या फिर हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, एचयूएफ हो, फर्म हो, एओपी हो या बीओआई हो, और आपको टैक्स ऑडिट नहीं कराना है, तो आपके लिए ड्यू डेट होगी 31 जुलाई उस असेसमेंट ईयर की। टैक्स ऑडिट क्या है? टैक्स ऑडिट वो ऑडिट है जो इनकम टैक्स एक्ट में प्रिस्क्राइब किया गया है। ये उन लोगों के लिए होता है, उन लोगों को ये ऑडिट करवाना पड़ता है जिनके बिजनेस का टर्नओवर 1 करोड़ से ज्यादा होता है पिछले साल में, मतलब प्रीवियस ईयर में। तो अगर आपका बिजनेस है और आपके बिजनेस का टर्नओवर 1 करोड़ से ज्यादा है, तो आप ये ऑडिट करवाओगे और आपके लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट भी चेंज हो जाएगी। अगर आपका ऑडिट है, अगर आप ऑडिट कराने के लिए लायबल हो इनकम टैक्स एक्ट में, तो आपको अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी होगी 30 सितंबर। ये सारी डेट्स आपकी असेसमेंट ईयर में फॉल करेगी। जैसे आपका प्रीवियस ईयर एंड होगा, उसके बाद वाला जो साल आएगा उसमें ये डेट्स फॉल करेगी। इतना तक टाइम दिया जाता है आपको अपनी टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए। अगर आप एक कंपनी हो तो उस केस में आपकी टाइम लिमिट, आपकी ड्यू डेट 30 सितंबर ही होगी।
और अगर आप एक वर्किंग पार्टनर हो जो सैलरी ड्रॉ करता है एक फर्म से और उस फर्म का होता है टैक्स ऑडिट, तो आप एज अ वर्किंग पार्टनर भी अपनी रिटर्न 30 सितंबर को ही फाइल करोगे। 30 सितंबर तक का टाइम होगा आपके पास। ये जो 1 करोड़ की लिमिट है बिजनेस के केस में, ये फाइनेंशियल ईयर 1920 से 2 करोड़ की कर दी गई है बजट 2020 में। लेकिन 2 करोड़ की लिमिट उन्हीं लोगों के लिए एप्लीकेबल है जिनके बिजनेस का टर्नओवर 2 करोड़ है और उनकी ट्रांजैक्शन 5% ट्रांजैक्शन से ज्यादा कैश में ट्रांजैक्शन नहीं होती है। मतलब 95% ट्रांजैक्शन आपकी अदर देन कैश होनी चाहिए, कैश में डीलिंग बिल्कुल भी नहीं। अगर आपकी 5% से ज्यादा कैश में ट्रांजैक्शन होती है तो आपके लिए जो टर्नओवर की लिमिट एप्लीकेबल होगी वो 1 करोड़ ही होगी। तो ड्यू डेट्स भी आपको क्लियर है कि आपको कब कब तक इनकम टैक्स रिटर्न अपनी फाइल करनी है। बस आपको वो केस चेक करना है कि आप कौन सी कैटेगरी में फॉल करते हो। अब हम देख लेते हैं सारे फॉर्म्स जो में इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए प्रिस्क्राइब किए गए हैं। अलग अलग केसेस, अलग अलग इनकम, अलग अलग कैटेगरी के लिए ये फॉर्म्स प्रिस्क्राइब किए गए हैं। तो स्टार्ट करते हैं ITR 1 से। ITR 1 वो लोग फाइल कर सकते हैं जो लोग सैलरी अर्न करते हैं या फिर अदर सोर्स की इनकम अर्न करते हैं। अदर सोर्स क्या है? मैंने बैंक में FD कराई हुई है, उससे मुझे इंटरेस्ट आता है, मेरी किसी भी तरह की इंटरेस्ट इनकम हो रही है, वो आपकी यहां पर आ जाएगी। मुझे पेंशन इनकम हो रही है, आपकी ITR 1 में आ जाएगी। ITR 1 आपको फाइल करनी है अगर आप पेंशन इनकम अर्न कर रहे हो। बैंक इंटरेस्ट, FD इंटरेस्ट आप अर्न कर रहे हो तो आपको ITR 1 फाइल करनी है। आपके पास एक ही हाउस प्रॉपर्टी है, एक घर है आपके पास, तो उस केस में भी आप इनकम टैक्स ITR 1 फाइल करोगे। लेकिन अगर आपके पास एक घर ऐसा है जो आपका जो घर है वो आप जॉइंट कोओनरशिप में आपके पास ओनरशिप है उसकी, तो आप ITR 1 फाइल नहीं कर पाओगे। उस केस में आपको नेक्स्ट वाली ITR फाइल करनी होगी जो है ITR 2। अगर आपकी ग्रॉस टोटल इनकम जो सारे खर्चे, सारे सैलरी पर्सन के लिए डिडक्शंस के बाद आती है, अगर आपकी ग्रॉस टोटल इनकम 50 लाख तक है तभी आप ITR 1 फाइल कर सकते हो। अगर आपकी ग्रॉस टोटल इनकम 50 लाख से ऊपर है तो आप ITR 1 फाइल नहीं करोगे, आप फाइल करोगे ITR 2, भले ही आपकी सैलरी इनकम क्यों ना हो। आप ITR 1 उन केसेस में फॉल नहीं कर सकते जहां पर फॉरेन कंट्री में आपके पास कोई एसेट है, आपके पास कोई, मान लीजिए कोई आपने घर ले रखा है फॉरेन कंट्री में, या फिर किसी भी तरह का एसेट है, या फिर किसी तरह की मुझे वहां से इनकम हो रही है, मैंने कोई इन्वेस्टमेंट कर रखी है या फिर रेंट इनकम आ रही है, कोई भी इनकम आ रही है आपकी बाहर आउट ऑफ इंडिया से आ रही है, तो और या फिर आपने कोई बैंक अकाउंट वहां ओपन कर रखा है, आपके पास उस बैंक अकाउंट से रिलेटेड साइनिंग अथॉरिटी है, या फिर आपके किसी पेरेंट का बैंक अकाउंट है या किसी और का है पर साइनिंग अथॉरिटी आपके पास है, तो उस केस में भी आप ITR 1 फाइल नहीं करोगे। 2 केस और हैं जिन केसेस में आप ITR 1 फाइल नहीं कर सकते। वो केस है अगर आप किसी कंपनी के डायरेक्टर हो, किसी कंपनी के आप डायरेक्टर हो तो आप इस ITR को फाइल नहीं कर सकते, चाहे आप उस कंपनी से सैलरी लेते हो या नहीं लेते हो, पर आप ITR 1 फाइल नहीं कर पाओगे। या फिर आप अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स होल्ड करते हो। अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स कौन से होते हैं? अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स वो शेयर्स होते हैं जो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड नहीं होते। तो ये 2 केस और इंक्लूड किए गए। या फिर आपके कोई एग्रीकल्चरल इनकम है, आप किसानी करते हो, आपको वहां से कोई इनकम हो रही है और 5000 से ज्यादा आपकी इनकम है तो भी आप ITR 1 फाइल नहीं कर पाओगे। तो ये हैं 2 केसेस जहां पर आप ITR 1 किन केसेस में फाइल कर सकते हो ये मैंने बताया है, और ITR 1 किन केसेस में फाइल नहीं कर सकते हो ये मैंने बताया है। अच्छे से नोट कर लीजिएगा सो दैट आप कोई गलती ना करो अपनी ITR फाइल करते वक्त। ITR 2 वो मैंने जैसे अभी आपको लास्ट स्लाइड में बताया, ITR 2 आप उन सभी केसेस में फाइल कर सकते हो जहां पे आपको ITR 1 फाइल करने की एलिजिबिलिटी नहीं मिलती है। जहां जो जैसे मेरा केस हो गया कि मेरी ग्रॉस टोटल इनकम 50 लाख से ज्यादा है तो आप ITR 2 फाइल करोगे, ITR 1 फाइल नहीं कर। पर इस केस में एक कंडीशन है कि आपकी बिजनेस या प्रोफेशन से इनकम नहीं होनी चाहिए।
ITR 2 आप हाउस प्रॉपर्टी के लिए फाइल कर सकते हो, एक से ज्यादा हाउस प्रॉपर्टी है, ऑब्वियसली आप ITR 1 फाइल नहीं कर सकते, तो आपको ITR 2 फाइल करनी होगी। और दूसरा केस मैंने बता ही दिया कि 50 लाख से ऊपर वाली बात, और बाकी सारे केसेस जो आपके ITR 1 में नहीं कवर होते वो आप ITR 2 में ही कवर करोगे। ITR 3 होती है आपकी बिजनेस और प्रोफेशन की रिटर्न। अगर आप बिजनेस या प्रोफेशन रन कर रहे हो, आप किसी तरह का बिजनेस कर रहे हो या फिर आप प्रोफेशन रन कर रहे हो, प्रोफेशन मतलब जैसे मैं CA का प्रोफेशन रन करती हूँ, तो मैं अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करूंगी ITR 3 में। ITR 4 है प्रिजम्पटिव टैक्सेशन रिटर्न के। प्रिजम्पटिव टैक्सेशन क्या है? अगर आप इनकम टैक्स एक्ट का 44AD सेक्शन उठा के देखोगे या 44AE सेक्शन उठा के देखोगे, तो 44AD में आपको बोला जाता है कि आप अपना टोटल टर्नओवर का 8% या 8% से ज्यादा का प्रॉफिट रिपोर्ट कर दो। आपको हम कोई भी डिटेल में चीज देने के लिए नहीं कहेंगे, आपकी सीधा 8% प्रॉफिट वाली इनकम मान के आप रिटर्न फाइल कर सकते हो। कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं, कुछ भी नहीं, बस 8% फाइल करो और 8% पे ही आप 8% का प्रॉफिट क्लेम करके उस पर टैक्स पे करो और सिंपल सी रिटर्न फाइल करो। तो ITR 4 आपको इस केस में फाइल करना है। इस केस में आपको कोई अकाउंट्स नहीं बनाने पड़ते, इसलिए प्रिजम्पटिव टैक्सेशन के केस में आपको काफी सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। तो ITR 4 उन लोगों के लिए एप्लीकेबल है जो लोग उन प्रिजम्पटिव टैक्सेशन का बेनिफिट लेते हैं। लेकिन ITR 4 भी आप कुछ केसेस में फाइल नहीं कर पाओगे। वो केसेस हैं जहां पर आपके पास सेम फॉरेन कंट्री में कोई इनकम आप अर्न कर रहे हो फॉरेन कंट्री से, या फिर आप एसेट मेंटेन करते हो फॉरेन कंट्री में, या फिर कोई बैंक अकाउंट है जिसकी साइनिंग अथॉरिटी आपके पास है, या फिर आप किसी कंपनी के डायरेक्टर हो, आप किसी अनलिस्टेड इक्विटी शेयर में इन्वेस्ट करते हो, या फिर आपके पास पिछले सालों का कोई लॉस है जो आप आगे कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हो, आपके बिजनेस का पिछले साल के का कोई लॉस है जो आप आगे के सालों में लेके जाना चाहते हो, तो आप ITR 4 नहीं फाइल कर पाओगे। आपको उन केस में ITR 3 फाइल करनी पड़ेगी अगर आपकी इनकम बिजनेस से है तो। ITR 5 एप्लीकेबल होती है एक पार्टनरशिप फर्म के लिए, LLP के लिए, या फिर AOP BOI के लिए। तो ये कैटेगरी है जो ITR 5 फाइल करते हैं। ITR 6 फाइल होती है कंपनीज के द्वारा। कोई भी एंटिटी जो एज अ कंपनी रजिस्टर्ड है कंपनीज एक्ट 2013 में, उन्हें ITR 6 फाइल करनी होती है। लेकिन ITR 6 वो लोग फाइल नहीं करेंगे जो ट्रस्ट या NGO है और वो लोग क्लेम कर रहे हैं एग्जाम्पशन अंडर सेक्शन 11 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट, मतलब जिनके पास 12A ATG का रजिस्ट्रेशन है। 12A ATG का रजिस्ट्रेशन क्या होता है? 12A ATG का रजिस्ट्रेशन वो रजिस्ट्रेशन है जो आपको बेनिफिट देता है टैक्स एग्जाम्पशन का, अगर आप एक NGO हो तो, अगर आप चैरिटेबल एक्टिविटीज कर रहे हो तो वो NGOs जो जिनके पास 12A ATG रजिस्ट्रेशन नहीं है वो लोग भी ITR 6 ही फाइल करेंगे। लेकिन उनका क्या, जिनके पास 12A ATG का रजिस्ट्रेशन है, उन केसेस में आपको फाइल करना होगा ITR 7। अगर आप एक NGO हो और आपके पास 12A ATG का रजिस्ट्रेशन है। तो ये थे वो सारे फॉर्म्स जो अलग अलग कैटेगरीज के लिए अलग अलग इनकम के केस में प्रिस्क्राइब किए गए हैं। तो आप चेक कर लीजिएगा कि आपके केस में आपकी कौन सी इनकम है और आपके लिए कौन सा फॉर्म एप्लीकेबल है इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए। अगर आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न टाइम पे फाइल नहीं करते हो तो क्या होगा? अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न टाइम पे फाइल नहीं करते हो तो आपको फेस करनी पड़ेगी पेनल्टी, जो कि एक लेट फी के फॉर्म में है, और ये प्रेस्क्राइब हुई है सेक्शन 234F में। ये कुछ ही सालों में रिसेंटली एप्लीकेबल की गई है, रिसेंटली नोटिफाई की गई है। पहले ये पेनल्टी नहीं होती थी, पेनल्टी होती थी लेकिन लेट फी के फॉर्म में नहीं होती थी। तो ये अब लेट फी ऐसी है कि आपको टैक्स के साथ ही आपको डिपॉजिट करनी पड़ेगी। अगर आप इसको पहले डिपॉजिट नहीं करते हो और अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर देते हो तो यही माना जाएगा कि आपने टैक्स पे नहीं किया है और आपकी टैक्स रिटर्न कर दी जाएगी डिफेक्टिव। जैसे ही वो डिफेक्टिव होती है आप उसको पे करोगे, पे करने के बाद ही आपकी रिटर्न वैलिड होती है, अदरवाइज वैलिड नहीं होगी। अगर आपकी 5 लाख की ग्रॉस टोटल इनकम है तो आपको 1000 रुपए तक की पेनल्टी लग सकती है। लेकिन अगर आपकी 5 लाख से ऊपर की ग्रॉस टोटल इनकम है तो और आप दिसंबर
मतलब अगले साल, प्रीवियस ईयर के बाद जो साल आ रहा है उसके दिसंबर मंथ तक आप रिटर्न फाइल कर देते हो तो आपको लगेगी 5,000 की पेनल्टी। लेकिन अगर आप दिसंबर मंथ भी क्रॉस कर देते हो और मार्च में जाके करते हो, जहां आपका अगला साल भी एंड होने को आया है, तो आपको 10,000 की पेनल्टी फेस करनी पड़ेगी। अगर आपने अपनी कोई इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर दी है, उसमें हो गई है कोई गलती, तो क्या आप उसको रिवाइज कर सकते हो? यस, ऑब्वियसली आप उसे रिवाइज कर सकते हो, लेकिन उसका भी एक टाइम पीरियड है। आप उसको अगले साल, मतलब असेसमेंट ईयर एंड होने तक ही रिवाइज कर सकते हो। उसके बाद आप रिवाइज नहीं कर पाओगे। इवन अगर आप बिलेटेड रिटर्न, तो आपको बिलेटेड रिटर्न वो रिटर्न होती है कि आप अपनी रिटर्न को लेट फाइल कर रहे हो, तो लेट फाइल तो आपको इसी सेक्शन से पता चल गया होगा कि अगला साल ही आपके पास टाइम है। अगले साल तक ही, अगले साल मतलब असेसमेंट ईयर एंड होने तक ही आप अपनी बिलेटेड डिलेड रिटर्न को फाइल कर सकते हो। उसके बाद आप डिलेड रिटर्न फाइल नहीं कर पाओगे। कुछ पॉइंट्स नोट कर लेते हैं जो इंपॉर्टेंट है चेक करने जब आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए जाते हो। फॉर्म 26AS, फॉर्म 26AS आप इनकम टैक्स के पोर्टल पे चेक कर सकते हो अपना। फॉर्म 26AS आपको डिटेल देता है आपके टैक्स डिडक्शन एट सोर्स की, मतलब अगर आपका टीडीएस किसी ने डिडक्ट किया है तो आपको वो सारी डिटेल 26AS में मिल जाएगी। अगर आपने कोई एडवांस टैक्स डिपॉजिट किया है तो उसकी भी डिटेल आपको 26AS में मिल जाएगी। अगर आपकी कोई भी टीडीएस की डिटेल 26AS में नहीं आ रही है तो आप, जिसने भी आपका टीडीएस डिडक्ट किया है, आप उसको जाके रिक्वेस्ट करो, उसको जाके बोलो कि आप अपनी प्लीज टैक्स रिटर्न टीडीएस रिटर्न फाइल कर दो, सो दैट मुझे क्रेडिट मिल सके 26AS में। जब तक आपका 26AS में टीडीएस रिफ्लेक्ट नहीं करेगा तब तक आप इसे अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में इसकी डिडक्शन नहीं ले सकते हो। अब ये डिडक्शन और ये क्रेडिट की क्या मैं बात कर रही हूँ, आपको थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा अगर आपको इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं पता है। मैं बता देती हूँ। अगर मेरा कोई टीडीएस डिडक्ट करता है तो उस केस में मैंने तो जब मेरा टीडीएस डिडक्ट हुआ तो गया तो मेरी जेब से ही ना, मैंने गवर्नमेंट को पे तो कर दिया, इनडायरेक्टली पे किया, सामने वाले ने मेरे बिहाफ पे गवर्नमेंट को पे किया, लेकिन गया तो मेरा ही पैसा। तो जो आपने पैसा ऑलरेडी गवर्नमेंट को दे दिया है, जब आप अपनी रिटर्न फाइल करने के लिए जाते हो तो उस वक्त उसका बेनिफिट मिलना चाहिए ना आपको। तो मान लीजिए आप जब इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हो, आपका 10,000 का टैक्स बनता है, 10,000 का आपका टैक्स बनता है, लेकिन उस साल में किसी ने आपका 5,000 का टैक्स डिडक्ट कर लिया, तो जो अगर ये 5,000 का टीडीएस आपका 26AS फॉर्म में आ रहा है तो आप 10,000 में से 5,000 माइनस कर सकते हो, क्योंकि आपको 5,000 का टीडीएस का क्रेडिट मिल जाएगा और 5,000 आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। तो इसलिए 26AS में टीडीएस देखना इंपॉर्टेंट होता है। आप जो भी इनकम टैक्स रिटर्न में अपनी इनकम या टैक्सेस की डिटेल दे रहे हो, वो डिटेल आपकी, वो अमाउंट आपका 26AS से कम नहीं होना चाहिए। अगर वो कम है तो आपको एक नोटिस रिसीव हो सकता है इनकम टैक्स अथॉरिटी से कि अमाउंट कम है और आपका 26AS से मैच नहीं कर रहा है, आप बताएं क्यों नहीं मैच कर रहा। तो इस चीज को अवॉइड करने के लिए आप कोशिश कीजिए कि आप 26AS में जो भी अमाउंट आ रहा है उससे अपना अमाउंट मैच कीजिए, उससे कम अमाउंट इनकम टैक्स रिटर्न में ना दिखाएं। बैंक अकाउंट की डिटेल जो भी आप देते हो केयरफुली देना, कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए उसमें। आईएफएससी कोड, बैंक अकाउंट नंबर, एवरीथिंग सब ठीक से चेक कर लेना, क्योंकि इनकम टैक्स रिटर्न में अगर आपका रिफंड बनता होगा और आपने गलत बैंक अकाउंट मेंशन कर दिया होगा तो आपको रिफंड आने में होगी परेशानी, आपको रिफंड नहीं मिल पाएगा। कोई भी फेक डिडक्शन आप कभी भी इनकम टैक्स रिटर्न में रिपोर्ट मत करना, क्योंकि वो फेक डिडक्शन आपको इन फ्यूचर प्रॉब्लम दे सकती है अगर आपका कभी केस स्क्रूटनी में आ गया तो। अगर आप ITR 3 फाइल कर रहे हो जो कि आपकी एक बिजनेस की रिटर्न है, तो उस केस में आपको प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट जरूर फाइल करनी होगी। प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट का एक कॉलम दिया होता है इनकम टैक्स रिटर्न में,
उस कॉलम को आपको जरूर फिलअप करना होगा। अगर आप उसे फिलअप नहीं करोगे तो आपकी रिटर्न डिफेक्टिव हो जाएगी और आपको बाद में फिर भी फिलअप करना पड़ेगा। तो बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस आपको जरूर फिलअप करना है। आप किसी सीए की हेल्प ले सकते हो इसे फिलअप करने के लिए, क्योंकि आपको वो बनवाना ही पड़ेगा। जब भी अगर आप एक सैलरीड एम्प्लॉय हो, आप सैलरी अर्न करते हो, तो आप अपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने से पहले अपने एम्प्लॉयर से फॉर्म 16 लेना ना भूलें और आपको कंप्लीट फॉर्म 16 लेना है। कंप्लीट फॉर्म 16 इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि फॉर्म 16 के 2 पार्ट होते हैं, पार्ट ए एंड पार्ट बी। दोनों ही पार्ट आपको लेने हैं, क्योंकि पार्ट बी में आपकी पूरी कंप्लीट कैलकुलेशन होती है, जिसके बिना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना मुश्किल हो जाएगा। आप पहली स्लाइड में पहले ही मैंने आपको बताया था, इनकम टैक्स या फिर आपकी लेट फी आपको कंप्लीटली पे करनी पड़ेगी अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने से पहले। अगर आप पे नहीं करते हो तो आपकी टैक्स रिटर्न जो है वो डिफेक्टिव हो जाएगी। तो बिना टैक्स पे किए आप रिटर्न फाइल ना करें, अदरवाइज आपको डिफेक्टिव रिटर्न का नोटिस आएगा। अब कुछ ऐसी बातें जो इस पीपीटी में नहीं लिखी है वो भी कर लेते हैं। तो ऐसे केसेस, वो कौन से केसेस हैं जिन केसेस में मैं लायबल नहीं हूं इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए, मेरे लिए मैंडेटरी नहीं है इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना, क्योंकि मेरी ग्रॉस टोटल इनकम बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से है कम, और ना तो मैं एक कंपनी हूं, ना पार्टनरशिप फर्म हूं, ना एलएलपी हूं, ना एओपी बीओआई हूं। तो क्या मैं इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकता हूं या मुझे करना चाहिए? आपको उन्हीं केसेस में करना चाहिए अगर आप कोई लोन प्लान कर रहे हो। अगर आपको कोई होम लोन लेना है, कोई पर्सनल लोन लेना है, कोई बिजनेस लोन लेना है, तो आपसे बैंक इनकम टैक्स रिटर्न मांगेगा पिछले 3 सालों की, इसलिए आप इनकम टैक्स रिटर्न जरूर फाइल कीजिएगा। और दूसरा केस है, अगर आपको टैक्स रिफंड लेना है। अगर टैक्स रिफंड लेना है तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना जरूरी है, भले ही आपकी ग्रॉस टोटल इनकम आपकी बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से कम क्यों ना हो। तब उस केस में आपको टैक्स रिटर्न फाइल करनी होगी, सो दैट गवर्नमेंट को पता लग सके कि आपका इतना टीडीएस डिडक्ट हुआ है, जो एक्सेस है आपका नहीं बनता था, और आपको ये रिफंड देना चाहिए। तो अब फॉर्म 26A जो मैंने यहाँ पे आपको बताया था, एक बार इनकम टैक्स पोर्टल की झलक देख लेते हैं कि कैसा दिखता है फॉर्म 26A और कैसा दिखता है मेरा इनकम टैक्स पोर्टल। एक बार वो देख लेते हैं, सो दैट आपको और बेटर क्लैरिटी एक प्रैक्टिकल लेवल पे भी मिल जाएगी। तो चलिए चलते हैं। लिंक नोट कर लीजिए, लिंक है आपका इनकम टैक्स इंडिया e-filing.gov.in, वो वेबसाइट जहां पर आपको फाइल करनी होती है अपनी इनकम टैक्स रिटर्न। अगर आपका पैन ऑलरेडी रजिस्टर्ड नहीं है यहाँ पे, तो आप यहाँ इस ऑप्शन पे जाके रजिस्टर योरसेल्फ पे जाके अपना पैन आप रजिस्टर करोगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपना पैन रजिस्टर करोगे, उसी के बाद आप इस पे लॉगिन कर सकते हो, और लॉगिन करके आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हो, या फिर अपना 26A चेक कर सकते हो। मैं एक बार अपना लॉगिन करके आपको दिखा देती हूँ कि फॉर्म 26A कैसा दिखता है। आप अपना अगर फॉर्म 26A चेक करना चाहते हो तो आपको जाना होगा माई अकाउंट पे। माई अकाउंट में जाके क्लिक करना आप व्यू फॉर्म 26A, जो आपके सारे टैक्स क्रेडिट आपको दिखा देगा। कंफर्म कीजिएगा, देन आपको इस डिक्लेरेशन पे भी कंफर्म करना होगा। फिर आपको सिलेक्ट करना होगा आपका असेसमेंट ईयर। असेसमेंट ईयर अगर मुझे देखना है अपना फाइनेंशियल ईयर प्रीवियस ईयर 1920 की डिटेल, तो मैं असेसमेंट ईयर 2021 सिलेक्ट करूंगी। व्यू एज आप करोगे HTML आप व्यू एज करोगे, उसके बाद आप क्लिक करोगे व्यू पे, या टैक्स डिडक्शन दिखाएगा आपके। अगर आपने कोई भी एडवांस टैक्स डिपॉजिट किया है तो आपकी एडवांस टैक्स की डिपॉजिट पार्ट सी में आ जाएगी। आपका कोई रिफंड, आपका पिछले सालों के लिए रिफंड पे हुआ है तो वो डिटेल पार्ट डी में शो होगी। अगर आपको ये फॉर्म 26A डाउनलोड करना है तो आप एक्सपोर्ट एज PDF करके अपना फॉर्म 26A डाउनलोड भी कर सकते हैं PDF वर्जन में ये। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू आर न्यू एट दिस चैनल, अगर आप फर्स्ट टाइम अब मेरा वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कीजिए, सो दैट आपको सारी वीडियोस की अपडेट मिले, आप अच्छी नॉलेज गैदर कर पाओ इस चैनल से।
इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, इफ यू वांट टू रीच मी, देन यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन माय ईमेल आईडी जो मैंने यहाँ पर मेंशन की है। तो चलिए गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही। टिल देन, बाय बाय।